नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही एक बुनियादी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। भोजन असल में है क्या? क्या ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी ईंधन है या फिर ये पूरी मानव सभ्यता का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल की गहराई में उतरने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन जरिया भी है। हाँ, एन शकुंतला माने और एम षडाक्षर स्वामी की किताब फूड्स फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। बिल्कुल, ये किताब हमारी थाली में रखे खाने को एक अलग ही नजरिए से देखती है। तो आज हम इसी किताब के पन्ने पलटेंगे। हम शुरुआत करेंगे भोजन के पीछे के विज्ञान से, मतलब हमारी बॉडी इसे कैसे इस्तेमाल करती है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण निवाला भी हमारी संस्कृति, समाज और यहाँ तक कि राजनीति का हिस्सा बन जाता है। और अंत में हम भविष्य की ओर भी देखेंगे। बढ़ती आबादी और बदलती टेक्नोलॉजी के बीच आज से 50 साल बाद हमारी डाइनिंग टेबल पर क्या होगा। सफर दिलचस्प होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन 6 हीरोज की जिनके बिना हमारा शरीर चल ही नहीं सकता। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और पानी। किताब में एक बात पढ़कर मैं थोड़ा चौंक गया कि हमारी ऊर्जा की लगभग 70% जरूरतें अकेले कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती हैं। हाँ, जबकि आजकल तो हर कोई कार्ब से डरता है। ये आज के दौर का विरोधाभास है ना? लेकिन किताब इसे बहुत साफ तरीके से समझाती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए सबसे आसान और सबसे तेज ऊर्जा का स्रोत है। अच्छा? जब हम अनाज, दालें या आलू खाते हैं तो हमारा शरीर उसे ग्लूकोज में तोड़ता है, जो हमारे दिमाग और मांसपेशियों के लिए पेट्रोल की तरह है। और जो एक्स्ट्रा होता है उसे लिवर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। एक तरह का इमरजेंसी पावर बैंक समझिए। ओके। और फैट, उसे तो हमेशा विलेन की तरह देखा जाता है। हाँ, लेकिन वो एक जरूरी विलन है। फैट ऊर्जा का सबसे घना रूप है। सोचिए, 1 ग्राम फैट में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से दोगुनी से भी ज्यादा ऊर्जा होती है। दोगुनी से ज्यादा? हाँ, विकास के नजरिए से ये एक सुपर पावर थी। जब हमारे पूर्वजों को ये नहीं पता होता था कि अगला भोजन कब मिलेगा, तो शरीर में फैट जमा करने की क्षमता ही उन्हें जिंदा रखती थी। तो ये सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बिल्कुल। और प्रोटीन, जिसे हमेशा बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि शरीर इसे ऊर्जा के लिए क्यों नहीं जलाता? बहुत अच्छा सवाल है। शरीर प्रोटीन को आखिरी विकल्प के तौर पर ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है। उसकी पहली प्राथमिकता है प्रोटीन से मिलने वाले अमीनो एसिड का इस्तेमाल शरीर के रखरखाव और मरम्मत के लिए करना, मतलब रिपेयर वर्क। एग्जैक्टली। हमारी मांसपेशियां, त्वचा, बाल सब कुछ प्रोटीन से ही बनता है। किताब में सोयाबीन का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसमें 40% से ज्यादा प्रोटीन होता है। वाह! ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति ने पौधों में भी प्रोटीन के पावर हाउस बनाए हैं। ठीक है, तो ये तो हुई भोजन की बायोलॉजिकल कहानी। लेकिन किताब का असली जादू तो तब शुरू होता है जब वो हमें बताती है कि हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते। एकदम। जैसे ही भोजन शरीर से बाहर यानी थाली में होता है, वो सिर्फ पोषक तत्व नहीं रहता, वो संस्कृति बन जाता है। वो प्रतीक बन जाता है। किताब में बताया गया है कि प्राचीन भारतीयों के लिए भोजन ईश्वर का प्रसाद था, एक पवित्र चीज। और सिर्फ पवित्र ही नहीं, शक्तिशाली भी। किताब में एक बात ने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया कि कैसे भोजन का इस्तेमाल हमेशा एक राजनीतिक हथियार के तौर पर हुआ है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। दुश्मनों की सप्लाई लाइन काटकर उन्हें भूखा मारना या अपने वफादारों को दावतें देना, ये तो सत्ता का खेल है। बिल्कुल। और ये खेल सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं खेलते थे, ये हमारे समाज में भी दिखता है। आपने कभी सोचा कि सफेद ब्रेड को अमीरों का और मोटी गहरे रंग की रोटी को गरीबों का भोजन क्यों माना जाता था? हाँ, बिल्कुल। मतलब बात सिर्फ स्वाद या पोषण की नहीं थी, बल्कि ये आपकी सामाजिक हैसियत का एक ऐलान था। आपकी थाली बता देती थी कि आप कौन हैं। हाँ, ये तो आज भी होता है, बस चीजें बदल गई हैं। अब ऑर्गेनिक या ग्लूटेन फ्री जैसे लेबल ये काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, ये रिश्ते भी बनाता है। किसी को अपने घर चाय पर बुलाना सिर्फ एक पेय पदार्थ ऑफर करना नहीं है, ये दोस्ती और स्वागत का प्रतीक है। हाँ, हर त्योहार, हर खुशी भोजन के इर्द गिर्द ही तो घूमती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा डार्क है। किताब कहती है कि भोजन तनाव कम करता है, जो सही है। हम अक्सर स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं, लेकिन भोजन की कमी गुस्सा और हताशा भी पैदा करती है, जिसे आजकल हैंग्री होना कहते हैं। वो एक असली मनोवैज्ञानिक अवस्था है।
सही है। भोजन हमारी भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक दो धारी तलवार है जो हमें जोड़ भी सकती है और हमारे अंदर की सबसे आदिम प्रवृत्तियों को बाहर भी ला सकती है। इसी मनोविज्ञान से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू है भूख और खाने की इच्छा के बीच का अंतर। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। हम अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन किताब कहती है कि ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। बिल्कुल। भूख यानी हंगर एक शारीरिक जरूरत है। जब आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है तो पेट से दिमाग को सिग्नल जाते हैं, एक तरह की बेचैनी होती है। शरीर का अलार्म है कि भाई ईंधन डालो। एग्जैक्टली। जबकि खाने की इच्छा, जिसे एपेटाइट कहते हैं, वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। मतलब पेट तो भरा हुआ है। पेट भरा है, लेकिन सामने से कोई गर्मा गर्म समोसे लेकर गुजरा और उसके खुशबू ने मन ललचा दिया। ये सीखी हुई आदत है, जरूरत नहीं। तो सवाल उठता है कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? कब खाना है, कब रुकना है? और इसका जवाब हमारे दिमाग के एक बहुत छोटे से हिस्से में छिपा है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मतलब मेरे दिमाग का एक बादाम जितना हिस्सा मेरे शरीर के पूरे हंगर मैनेजमेंट सिस्टम का स्विच बोर्ड ऑपरेटर है। ये तो कमाल है। एकदम। और किताब में बताए गए प्रयोग दिखाते हैं कि ये छोटा सा ऑपरेटर कितना ताकतवर है। कैसे? वैज्ञानिकों ने जब चूहों में हाइपोथैलेमस के तृप्ति केंद्र को, मतलब वो हिस्सा जो बताता है कि पेट भर गया है, हाँ। उसे निष्क्रिय कर दिया तो वे चूहे खाते ही रहे जब तक कि वे बहुत मोटे नहीं हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रुकना है। और इसके उलट अगर फीडिंग सेंटर को बंद कर दिया तो वो खाना ही छोड़ देते हैं। ये तो किसी ऑन ऑफ स्विच जैसा है। हाँ, लेकिन ये स्विच तीन मुख्य चीजों से प्रभावित होता है। पहला है संवेदी प्रभाव, खाने का स्वाद, उसकी खुशबू और सबसे जरूरी आपके पेट का खिंचाव। अच्छा, पेट का खिंचाव। हाँ, जैसे ही पेट भरता है वहां मौजूद नसें दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि बस अब और जगह नहीं है। और दूसरा मेटाबॉलिक फैक्टर, मेरा अंदाजा है कि ये ब्लड शुगर से जुड़ा होगा। बिल्कुल सही। हमारे दिमाग में ग्लूकोज रिसेप्टर्स होते हैं जो खून में शुगर के लेवल को लगातार मॉनिटर करते हैं। जैसे ही शुगर लेवल गिरता है, फीडिंग सेंटर एक्टिव हो जाता है और हमें भूख लगने लगती है। और तीसरा फैक्टर हार्मोनल है, जिसमें इंसुलिन जैसे हार्मोन बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल और फाइनली ट्यून्ड सिस्टम है। और कमाल की बात यह है कि हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों को इस विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें बस ये पता था कि जिंदा रहने के लिए खाना ढूंढना है। बिल्कुल। किताब में शिकारी संग्राहक जीवन का जिक्र है जो सुनने में तो रोमांटिक लगता है, लेकिन असल में अनिश्चितता से भरा रहा होगा। बहुत ज्यादा। उनका पूरा जीवन इसी बात पर निर्भर था कि आज खाने को क्या मिलेगा। लेकिन फिर लगभग 10,000 ईसा पूर्व मानव इतिहास में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। कृषि की शुरुआत। हाँ, कृषि ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। लोगों ने पहली बार सीखा कि वे अपनी मर्जी से पौधे उगा सकते हैं। मध्य पूर्व में गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई। और भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया। इसने इंसानों को एक जगह बसने का मौका दिया। और इसी के साथ गांव, शहर और सभ्यताओं का विकास हुआ। कृषि ने हमें खाद्य सुरक्षा दी, जिसका मतलब था कि अब समाज के कुछ लोग खेती के अलावा दूसरे कामों पर भी ध्यान दे सकते थे, जैसे कि कारीगरी, शासन या विज्ञान। और इसी दौरान एक और खोज ने हमारे भोजन को हमेशा के बदले बदल दिया, आग का इस्तेमाल। ये सोचने वाली बात है। खाना पकाना एक ऐसी चीज है जो हमें ज्यादातर जानवरों से अलग करती है। ये सिर्फ भोजन को स्वादिष्ट नहीं बनाता, बल्कि उसे पचाने में आसान और सुरक्षित भी बनाता है। एक कच्चा आलू और एक उबले हुए आलू में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पकाने का मतलब है शरीर के बाहर पूर्व पाचन करना। इससे हमारे पाचन तंत्र का काम कम हो गया। और जो ऊर्जा बची, शायद उसी ने हमारे बड़े दिमाग के विकास में मदद की। बिल्कुल। किताब कहती है कि चपाती या स्टू बनाने के लिए जिस तरह की योजना और बर्तनों की जरूरत होती है, वो इंसानी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। और फिर जैसे जैसे इंसान दुनिया में फैले, उनका खाना भी उनके साथ सफर करने लगा। हाँ, प्रवासन और व्यापार ने हमारे व्यंजनों को मिला दिया। जब व्यापारी चीन से रेशम लाते थे तो वो अपने साथ संतरे जैसे फल भी ले आए। और कोलंबस के अमेरिका पहुंचने तो दुनिया की थाली ही बदल दी। हमेशा के लिए। यूरोप को टमाटर, आलू और मिर्च मिले तो अमेरिका को गेहूं और कॉफी। हमारी आज की ज्यादातर डिशेस इसी ग्लोबल एक्सचेंज का नतीजा हैं। तो एक तरफ कृषि और व्यापार ने भोजन की उपलब्धता बढ़ाई, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की आबादी भी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी। हाँ,
किताब में दिए गए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2000 साल पहले दुनिया की आबादी सिर्फ 25 करोड़ थी, जो 2020 तक बढ़कर 7.6 अरब होने का अनुमान था। इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, और 20वीं सदी के मध्य में दुनिया इस चुनौती के मुहाने पर खड़ी थी। कई देशों में अकाल का खतरा मंडरा रहा था। और तभी एक और क्रांति हुई जिसे हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। हाँ, 1950 और 1971 के बीच नॉर्मन बोरलॉग जैसे वैज्ञानिकों ने गेहूं और चावल की ज्यादा उपज देने वाली किस्में विकसित की। इसका असर तो जबरदस्त हुआ होगा। अभूतपूर्व। एशिया के कई हिस्सों में अनाज का उत्पादन 2 गुना या 3 गुना हो गया। इसने करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाया। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी खड़ा हुआ कि हम कब तक इस तरह उत्पादन बढ़ाते रह सकते हैं? क्या भविष्य में हमारे पास सबके लिए पर्याप्त भोजन होगा? ये एक डरावना सवाल है। इस पर किताब का क्या कहना है? क्या हमें डरना चाहिए? दिलचस्प बात यह है कि किताब इस मामले में काफी आशावादी है। लेखकों का कहना है कि दुनिया भुखमरी की कगार पर नहीं है। आंकड़े भी यही बताते हैं। अच्छा। 1960 में औसत जीवन प्रत्याशा सिर्फ 42 साल थी, जो अब बढ़कर 67 साल हो गई है। बाल मृत्यु दर में भी भारी कमी आई है। तो इसका मतलब है कि हम ज्यादा लोगों को पहले से बेहतर तरीके से खिला पा रहे हैं। हाँ, ये तो राहत की बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से बैठ सकते हैं। आबादी तो अब भी बढ़ रही है, तो भविष्य के लिए हमें नए समाधान तो खोजने ही होंगे। हाँ, और किताब भविष्य के कुछ संभावित समाधानों पर भी रोशनी डालती है, जिनमें से एक है नए खाद्य पदार्थ यानी नोवेल फूड्स। नए खाद्य पदार्थ मतलब लैब में बना हुआ खाना? कुछ वैसा ही। इसका मतलब है ऐसे स्रोतों से प्रोटीन और पोषक तत्व बनाना जिनके बारे में हम पारंपरिक रूप से नहीं सोचते, जैसे यीस्ट, शैवाल यानी एल्गी, या कवक यानी फंगाई। हाँ, जैसे सूक्ष्म जीवों को बड़े बड़े टैंकों में उगाकर उनसे उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन तैयार करना। इन्हें बहुत कम जगह और पानी में बहुत तेजी से उगाया जा सकता है। और किताब में तिलहन के अवशेषों का भी जिक्र है, मतलब तेल निकालने के बाद जो खली बचती है। हाँ, अभी वो ज्यादातर पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। नई तकनीक का इस्तेमाल करके उसे इंसानों के खाने लायक उत्पादों में बदला जा सकता है। ये तो कचरे को पोषण में बदलने जैसा है। बिल्कुल। ये तो बहुत इनोवेटिव है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों के बारे में किताब क्या कहती है? ये तो एक बहुत ही विवादास्पद विषय है। किताब इस पर एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण रखती है। इसके अनुसार पहली जीएम फसलें 1996 में व्यावसायिक रूप से उगाई गईं। ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य था फसलों को कीटों से बचाना या उनकी पैदावार बढ़ाना। 2005 तक 21 देशों में 85 लाख किसान जीएम फसलें उगा रहे थे। भारत में भी जीएम कपास को बहुत तेजी से अपनाया गया था, लेकिन खाने वाली फसलों को लेकर लोगों में काफी डर और संदेह है। हाँ। क्या किताब इस मनोविज्ञान पर बात करती है कि लोग मॉडिफाइड कपड़े पहनने में तो सहज है, पर मॉडिफाइड खाना खाने से डरते हैं? किताब सीधे तौर पर इस मनोविज्ञान की गहराई में नहीं जाती है, लेकिन वो वैज्ञानिक क्षमता और सामाजिक स्वीकृति के बीच की खाई को जरूर उजागर करती है। उसका फोकस इस बात पर है कि जीएम तकनीक में पैदावार बढ़ाने और कुपोषण से लड़ने की अपार क्षमता है। तो ये टेक्नोलॉजी और कल्चर के बीच का संघर्ष है। हाँ, एक क्लासिक संघर्ष। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने पोषक तत्वों के विज्ञान से शुरुआत की और ये देखा कि कैसे भोजन हमारे इतिहास, समाज और मनोविज्ञान की कहानी कहता है। ये सिर्फ जिंदा रहने का जरिया नहीं है। हमने ये भी समझा कि इंसान हमेशा से अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए नई तकनीकें खोजता रहा है। जी। चाहे वो हजारों साल पहले कृषि की शुरुआत हो, 20वीं सदी की हरित क्रांति हो, या फिर आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमारी कहानी लगातार चुनौतियों से निपटने और नए समाधान खोजने की कहानी है। तो हम अपनी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या भोजन सिर्फ ईंधन है? इस पूरी चर्चा के बाद जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हमारी राजनीति है, हमारा विज्ञान है। ये वो धागा है जिससे इंसानियत की कहानी बुनी गई है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिसे किताब ने भी उठाया है। क्या? भविष्य में भोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा निर्भर होंगे। लेकिन सोचिए, जब हमारा भोजन खेतों की बजाय प्रयोगशालाओं से आने लगेगा, जब गेहूं के खेतों की जगह यीस्ट के टैंक ले लेंगे, तो हमारी खाद्य संस्कृति और परंपराओं का क्या होगा? क्या हम स्वाद, परंपरा और भोजन से जुड़े उस भावनात्मक रिश्ते को खो देंगे जिसे बनाने में हजारों साल लगे हैं? ये सोचने वाली बात है।